हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस रीडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। ऑलरेडी मैं आप लोगों से 4 रीडिंग डिस्कस कर चुका हूं। हेट्रोजीनियस नेचर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ब्राउन इन मोमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। ये प्रॉपर्टीज जिस भी स्टूडेंट ने मिस किए प्लीज आई बटन को क्लिक कीजिए और इन रीडिंग को आप ज्वाइन कीजिए और इनका एंजॉय कीजिए। और इस एंजॉय के साथ आज मेरे साथ बने रहिए आप लोग। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों के साथ फिर डिस्कशन के लिए लेके जा रहा हूं। कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। चार्ज एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स और कलर को डिस्कस करें अपन। तो एक्चुअली में ब्राउन इन मोमेंट एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, और कलर भी क्या है, पार्टिकल्स या कोलॉइड सॉल्यूशन के एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपको ध्यान होगा टिंडल इफेक्ट क्यों क्रिएट हुआ था कि सराउंडिंग की लाइट जब कोलॉइड पार्टिकल्स पे क्या होती है, इंपैक्ट करते हैं तो उसका स्कैटरिंग होता है और स्कैटरिंग से लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है। और ये विजिबल पाथ ही क्या था, टिंडल इफेक्ट था। एग्जांपल आपको बताए गए थे बहुत सारे उसमें। अब उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए कलर प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूं। और कलर भी अपने आप में क्या है, पार्टिकल्स की लाइट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रही है। हमें पता है कि हमारी सराउंडिंग में जो व्हाइट लाइट अवेलेबल है वो व्हाइट लाइट कंटिन्यूअसली अवेलेबल सराउंडिंग को में अवेलेबल जो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स होते हैं उन कोलॉइडल रेंज पार्टिकल्स के साथ क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली इंपैक्ट करती है। और उस इंपैक्ट का रिजल्ट ये आता है कि वहां पे कंटिन्यूअसली क्या होता है, व्हाइट लाइट का स्कैटरिंग होता है। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग से क्या होता है, एक डेफिनेट वेवलेंथ का लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग के थ्रू जाएगा। और उस स्कैटरिंग लेंथ की जो वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग लाइट की, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो कलर का रीजन दे दोस्तों, रीजन दे सकते हो आप लोग। और उसके बाद कलर की जो डिपेंडेंस है कि कलर होगा कैसा, वो डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग लाइट। स्कैटरिंग लाइट से जिस पर्टिकुलर पार्टिकल का क्या हुआ, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट का स्कैटरिंग के थ्रू गया है, वैसे ही कलर का हमें वो पर्टिकुलर कोलॉइड क्या होता है, दिखाई देता है, उसका कलर वैसा ही होगा। इसमें क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। ये पर्सन बोर्ड में भी पूछा गया है, क्या रीजन होता है। हमारे ब्लड का कलर रेड है, जनरली हम बता देते हैं कि उसमें जो अवेलेबल हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से रेड है, लेकिन उसको कोलॉइडल टेंडेंसी से देखें क्योंकि हमारा ब्लड भी क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो उस बिहाफ पे हम उसको जब एक्सप्लेन करते हैं, कोलॉइड के रेस्पेक्ट में जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमें यही 2 वर्ड देने होते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर कोलॉइड से व्हाइट लाइट इंपैक्ट करती है तो उसको एक डेफिनेट वेवलेंथ का लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग में चला जाता है। और स्कैटरिंग लाइट की जैसी वेवलेंथ होती है वैसे ही कलर का वो सॉल्यूशन हमें दिखाई देता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। अब पर्सन ये था हमारे पास, तो इसका आंसर भी शायद आप समझ रहे होंगे। किसी भी पर्टिकुलर कोलॉइड के लिए आपसे जब ये पूछा जाता है कि उसका कलर है वो ऐसा क्यों है, जो भी कलर आपसे दिया जा रहा है तो उसका सिंपल आंसर आपको ही देना है। तो मुझे आप बता सकते हो कि हमारी स्काई का कलर ब्लू क्यों है। यस या रीजन आप देंगे, हमारे सराउंडिंग में क्या जो डिफरेंट कोलॉइडल रेंज के जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, चाहे उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, मॉइस्चर भी, जो भी पार्टिकल्स हम हमारे सराउंडिंग में, गैस पार्टिकल्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है और जिनकी रेंज क्या है, कोलॉइडल रेंज में। क्या आपको याद है कोलॉइडल रेंज क्या है, या आप मिस कर चुके हैं। कोलॉइडल रेंज में हमने पढ़ा था 1 to 1000 नैनोमीटर या 10⁻⁻⁹ to 10⁻⁻⁶ मीटर। इस रेंज के जो पार्टिकल्स हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल हैं उनसे जैसे व्हाइट लाइट इंपैक्ट करेगी तो उसका क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। और इस स्कैटरिंग होकर जो लाइट जा रहा है सराउंडिंग में अवेलेबल कोलॉइडल पार्टिकल से, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ कैसी होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ है। इसलिए स्काई है वो कैसा दिखता है, हमें ब्लू कलर का दिखता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज थी, टिंडल इफेक्ट और कलर, दोनों के दोनों कौन से नेचर में आते हैं, कोलॉइड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। और दोनों का रीजन भी सेम ही होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट है चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स। एक बड़ी हेडिंग है, आपको ध्यान होगा फर्स्ट क्लास कोलॉइड की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां कोलॉइड्स के डिफरेंट बेसिस पे हमने क्लासेस बताई थी, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड, और सोल, एरोसोल, इमल्स, जेल, फोम, ऐसे फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। वैसे ये क्लास क्या होती है, चार्ज के अकॉर्डिंग हम कोलॉइड को क्या करते हैं, 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड कोलॉइड
और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड। पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड का मीनिंग क्या है? वो कोलॉइड्स जिनके कोलॉइडल पार्टिकल्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट, वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है। और जिन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या होते हैं? नेगेटिव कोलॉइड्स होते हैं। तो चार्ज के अकॉर्डिंग कोलॉइड्स का टाइप्स भी पूछ लिया जाता है कई बार। चार्ज के अकॉर्डिंग कोलॉइड्स का टाइप्स हमने बता दिया था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन कुछ एक स्टैंडर्ड एग्जांपल जो आपको प्लीज अपने यहां पे जहन में रखना है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स मिलेंगे वो हाइड्रेटेड फॉर्म में, जैसे अपने रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो ये मेटल ऑक्साइड्स हैं बट हाइड्रेटेड फॉर्म में, ये सब के सब पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड होते हैं। बट केवल और केवल मेटल सोल जो होंगे, जैसे गोल्ड सोल है या सिल्वर सोल है, वो पर्टिकुलर मेटल सोल किस में आते हैं? नेगेटिव चार्ज कोलॉइड में आते हैं। सेकंड पॉइंट है जो बेसिक डाइज होती हैं, बेसिक डाइज और एसिडिक डाइज। ये डाइज क्या है? डाइज एक्चुअल में एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जो लेदर पे या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कलरिंग के लिए काम आता है। लेदर पेपर इंडस्ट्रीज में कलरिंग के लिए काम आते हैं, वो डाइज होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल होता है। तो जो बेसिक डाइज होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं और जो एसिडिक डाइज होती हैं वो नेगेटिव चार्ज होती हैं। मेटल ऑक्साइड्स, जनरली कोई मेटल ऑक्साइड, जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड एग्जांपल यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड का, ये टाइटेनियम ऑक्साइड का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड हो गया, और ये मेटल सल्फाइड का यहाँ पे मेटल सल्फाइड, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड या अदर कोई भी मेटल का सल्फाइड होगा, वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज कोलॉइड होता है। ये चीज आपको प्लीज थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार जैसे इस टाइप से आता है कि व्हाट हैपेंड, ये पर्टिकुलर कोलॉइड आपको दे रखा है, तो आप बता सकते हो ये कोलॉइड पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो ये किसको बता रहा है? ये सरफेस केमिस्ट्री की पहली क्लास याद कीजिए आप, ये हाइफन या डेश किसको बताता है? सरफेस को बताता है। तो सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड हो गया। मेटल ऑक्साइड था, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड हो गया, ठीक है। और ऐसे हमारे पास जैसे ये आ रहा है AsH3 सल्फर, और उसके साथ क्या आ रहा है? यहाँ पे H2 माइनस आ रहा है, तो ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज कोलॉइड हो जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और पर्टिकुलर आपको ये एग्जांपल्स भी ध्यान रखने हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स पे आता कैसे है? इस चार्ज का रीजन बताने के लिए हमारे सिलेबस में दो कंसेप्ट दिए गए हैं। फर्स्ट इस कंसेप्ट में देखा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी। इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी क्या कर रही है? हालांकि बहुत कम यूज हो रही है। ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड by adding a suitable amount of given dp dispersion phase in the given solvent यानी इलेक्ट्रोलाइट या डिस्पर्सन मीडियम, एक गिवन डीपी और डीएम को, डिस्पर्स फेज और डीएम डिस्पर्सन मीडियम को मिक्स करके जब हम कोलॉइड बनाने के प्रोसीजर करते हैं, उस प्रोसीजर के दौरान जो डीपी पार्टिकल्स होते हैं, डीपी पार्टिकल्स मतलब जो कोलॉइडल रेंज पार्टिकल्स हैं, वो कोलॉइडल रेंज पार्टिकल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वो सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर करेंगे तो उन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कंसेप्ट है, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कंसेप्ट केवल और केवल किसको बता रहा है? कोलॉइडल पार्टिकल्स के नेगेटिव चार्ज का रीजन बता रहा है। पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड भी होते हैं, तो उस पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड का रीजन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड और नेगेटिव चार्ज दो कोलॉइड दोनों बताने के लिए इसमें जो एक ज्यादा बेटर कंसेप्ट या प्रिंसिपल या थ्योरी जो काम ली गई है, जिसको हमारे सिलेबस में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, वो है प्रिफरेंशियल या सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी। सेलेक्टिव या प्रिफरेंशियल, प्रीफर करना, एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है? सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी मतलब वही हम पढ़ क्या रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ना क्या है? सरफेस फेनोमेनन पढ़ना है। तो ये सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या करें? इसका कॉमन एग्जांपल मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी में एक रिएक्शन ले रहा हूं यहां पे, सपोज पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशनों को मिक्स करके हम जब कोलॉइड बनाना चाहेंगे, तो उनका जो टेकिंग अमाउंट है, इनिशियल टेकिंग अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट का टेकिंग अमाउंट ये डिसाइड करेगा कि इसमें डीपी डिस्पर्स फेज की तरह कौन बिहेव कर रहा है। सपोज इसको मैं लेस अमाउंट में ले रहा हूं, तो ये डीपी बन जाएगा। और सिल्वर नाइट्रेट को हमने क्या लिया? लिटिल एक्सेस अमाउंट में लिया है, और लिटिल एक्सेस अमाउंट में लेते ये क्या बन गया? डीएम बन गया। डीपी और डीएम बन चुके हैं, अमाउंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे दोनों ये रिएक्ट करेंगे, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप यहां देखोगे, और उस डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या बन जाएगा? AgNO3 एंड
KNO3 इसमें बन चुका है, AgI और KNO3 इसमें बन गया है। AgI प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना है स्टूडेंट्स इसमें। तो एग्रीगेट्स जो बनेंगे ना, वो एग्रीगेट्स किसके बने? AgI के बने, सिल्वर आयोडाइड बन गए, और ये सिल्वर आयोडाइड का कोलोइड भी हो गया। अब सिल्वर आयोडाइड जो बना है इसमें, वो सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब द कॉमन आयन, एब्जॉर्ब द कॉमन आयन फ्रॉम DM। वो DM से क्या करता है? कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है। अब आप देख रहे हो DM से ही क्यों करेगा? क्योंकि हमें पता है यहां पे Ki का 1 मोल AgNO3 के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। यदि इनका इनिशियल टेकिंग अमाउंट क्या होता? इक्वल होता, तो Ki कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है कंप्लीटली AgNO3 से, ये AgNO3 भी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है Ki के साथ रिएक्ट करके। बट हमने यहां पे इसका अमाउंट क्या रखा है? थोड़ा सा ज्यादा रखा है। तो इनिशियली जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये Ki तो कंप्लीट कंज्यूम हो गया, बट AgNO3 का थोड़ा सा अमाउंट इसमें क्या रह गया? बचा हुआ रह गया। अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है, तो इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में जो प्रेसिपिटेट बना वो, और वो अपने लिटिल एक्सेस जो DM हमने लिया है, डिस्पर्सन मीडियम है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, वो लिटिल एक्सेस DM या इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या करेगा? कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि AgI और AgNO3 में कॉमन आयन कौन है? Ag। तो वो अपनी सरफेस पे क्या करेगा? Ag को एब्जॉर्ब करेगा, सरफेस पे एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये पार्टिकल्स केवल सरफेस पे अवेलेबल है। और जैसे इस पार्टिकल्स ने क्या, ये जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं AgI का, उसने इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब किया, और इन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट्स। और ये क्या बन गए? पॉजिटिव कोलोइड बन जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए ये प्रिफ्रेशनल। प्रिफ्रेशनल क्यों बोला इसको? सेलेक्टिव क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में आयन तो दोनों अवेलेबल थे, सिल्वर आयन भी अवेलेबल था, नाइट्रेट आयन भी अवेलेबल था, बट इसने एब्जॉर्ब किसको किया? किसी एक को एब्जॉर्ब किया, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? प्रिफ्रेशनल या सिलेक्शन बोला जा रहा है इसको। इसने एक आयन को सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्शन का जो इसका बेस होगा, वो बेस क्या रखा? इसने कॉमन आयन रखा, तो कॉमन आयन को उसने एब्जॉर्ब किया, एक पर्टिकुलर चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारे पास पहला कंसेप्ट, चार्ज आने का। अब इसी एग्जांपल से मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं आपको। सपोज मैं इसी रिएक्शन में AgNO3 को लेस अमाउंट में लेता, यानी उसको किस तरह से बिहेव करवाता? एज ए DP बिहेव करवाता, और पोटेशियम आयोडाइड को मैं एक्सेस अमाउंट में रख लेता, यानी उसको एज ए DM या एज इलेक्ट्रोलाइट हम कंसीडर करते। रिएक्शन क्या होनी थी? रिएक्शन तो वही सिल्वर आयोडाइड बनना था, KNO3 बनना था। सिल्वर आयोडाइड बनेगा और KNO3, रिएक्शन तो यही होनी है। इस रिएक्शन से जो प्रेसिपिटेट वापस कौन सा बना? वही AgI का प्रेसिपिटेट बना। AgI का जो प्रेसिपिटेट बना है, फिर वही कंसेप्ट, इट कैन एब्जॉर्ब, ये कर सकता है, क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है एक आयन को। कहां से? बचे हुए सॉल्यूशन से। बचा हुआ सॉल्यूशन कौन सा है? Ki से इसने कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब किया। तो आप देख पा रहे हो यहां Ki और AgI में कॉमन आयन कौन सा है? I। इसने इस बार अपनी सरफेस पे क्या किया? आयोडाइड आयंस को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया, सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहां जो प्रेसिपिटेट बने, उन प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सेम वही टेकिंग अमाउंट है आपके पास। आपने इनिशियली जो DP और DM ले रहे हो, बाय नेचर सेम है, बाय नेचर सेम है, बट बाय अमाउंट उनको जब आपने डिफरेंट रखा, तो ये क्या बन गए? दो डिफरेंट टाइप के कोलोइड। बाय चार्ज ये पॉजिटिव कोलोइड बन रहा है, ये क्या बन रहा है? नेगेटिव कोलोइड बन रहा है। दैट इज नोन एज सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। आप देख पा रहे हो सेम रिएक्शन में चार्ज अलग अलग आया, ये डिपेंड करता है। दैट ये क्या कहलाता है? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, प्रिफरेशनल एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और इस प्रिफरेशनल का या सिलेक्शन का बेस क्या रहता है? कॉमन आयन रहता है स्टूडेंट्स। ये कंडीशन आ गई इसमें। क्लियर है आपको? अब इससे आगे का पॉइंट हो रहा है, ये तो चार्ज का रीजन हो गया। ये जो पहली लेयर आ रही है, फर्स्ट आयन जो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फर्स्ट आयन जो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या कहलाती है? फिक्स्ड लेयर कहलाती है। जो चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको हमने क्या बोला? फिक्स्ड लेयर बोला। अब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनदर आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनदर आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नाइट्रेट और
potassium are also electrostatically attracted by the colloidal particles. जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोलोइड पार्टिकल बन गए एक पर्टिकुलर आयन को ऑब्जॉर्ब करने के बाद, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो दूसरा आयन होता है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसकी तरफ क्या होता है, खींचा चला जाता है, और वो क्या करेगा, इसके सराउंडिंग में फिर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो ये जो सराउंडिंग में मूवमेंट कर रहा है, कौन सा आयन मूवमेंट कर रहा है, NO3 आयन मूवमेंट कर रहा है इसके सराउंडिंग में। तो जो सेकेंड लेयर बनेगी, जो अपोजिट आयन बच गया था, वो जो सेकेंड लेयर है वो क्या कहलाती है, मोबाइल लेयर कहलाती है। सिमिलरली यहां पे भी क्या होता है, ये पोटेशियम आयन क्या होगा, इसके सराउंडिंग में मूवमेंट करने लग गया, K+ इलेक्ट्रोस्टैटिकली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और उस पर्टिकुलर कोलॉइड के सराउंडिंग में ये भी क्या कहलाई, मोबाइल लेयर कहलाई। इसका मीनिंग, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड, colloidal particles are surrounded by two different layers. First layer that is responsible for the charge. First layer that is responsible for the charge is known as fixed layer. Another layer that is electrostatically attracted towards the colloid is known as mobile layer. And there is a potential difference develop between these two layers. इन दोनों layers के बीच में क्या होता है, एक potential difference develop हो जाता है, that is known as zeta potential. इन दोनों के बीच में जो potential difference develop होगा वो क्या कहलाता है, zeta potential कहलाता है। और ये दोनों क्या होती हैं, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर कहलाती है। ठीक है, तो ये zeta potential क्या होगा ना, डबल लेयर क्यों बनी, वो सब चीजें क्लियर हैं। ये पर्सन है चार्ज का, चार्ज का रीजन आपको शायद समझ में आएगा, सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी में आ गया आपका, वो सर आपने हर को नाम दिया, जैसे इसको आपने क्या बोला, ब्राउन मूवमेंट को मैंने क्या बोला, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों को मैंने बोला ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ गई बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में 2 पॉइंट और आते हैं। चार्ज का रीजन देने के बाद हम एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोला है, तो इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया, इसलिए 2 पॉइंट और डिस्कस करें साथ के साथ अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाने से पहले, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, ये 2 ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगी, 2 इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होगी। ये क्या है, अभी आपने चार्ज का रीजन समझ लिया होगा अच्छे से, नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज वीडियो को वापस रिवाइंड करके वापस देखिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और वापस देखिए। पीछे वाली क्लासेस, आगे वाली क्लासेस के लिए आपके पास आई बटन अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे अपन चार्ज के बाद, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये कंडीशन का वो सिंपल सा पॉइंट है, एक पर्टिकुलर कोलॉइड जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको दिया, सपोज ये कोलॉइडल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड आपको दिया जा रहा है, जिसके पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड में 2 मेटल रोड्स के थ्रू एनोड और कैथोड की हेल्प से हमने करंट पास किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे इन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे इन मेटल रोड्स के थ्रू, क्या हुआ, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स उनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स से जो कोलॉइड पार्टिकल्स हैं, वो कोलॉइड पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, और वो ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसका ऑपोजिट एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड हमें प्रोवाइड करवाया जाए, और उस नेगेटिव चार्ज कोलॉइड में भी सेम सेटअप हम करें, एनोड और कैथोड की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज था, वो क्या होते हैं, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड मींस एनोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। कैसे लिखोगे इन शॉर्ट, 2.5 लाइन की डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से लिख सकते हो। When the electric current या electric field applied with the help of 2 platinum electrode in a colloid solution, then the colloid particles are moved towards the any opposite charge colloid, any opposite charge electrode, known as electrophoresis. फिर रिपीट कर देता हूं, when a electric current, electric field applied in a colloid solution with the help of 2 electrode या 2 platinum electrodes, then the colloid particles are moved towards the any opposite charge electrode, either anode or cathode, it is known as electrophoresis. ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। किसको प्रूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को, तभी तो करंट है, चार्ज है, तभी तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूवमेंट शो कर रहे हैं।
क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसने मूवमेंट किया इलेक्ट्रोफोरेसिस में? डीपी पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारे पास ओस्मोसिस। इलेक्ट्रॉनिक मैंने केवल ओस्मोसिस बोला है। आप याद कीजिए ट्रू सॉल्यूशन में ओस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता था? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरह कौन बिहेव कर रहा है? ध्यान होगा ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट एसपीएम के थ्रू पास हुआ था, सॉल्वेंट एसपीएम के थ्रू पास होता है, और यहां सॉल्वेंट जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डीएम बोल रहे हैं। तो स्पेशली इनिशियली सेटअप में जब अपन करंट अप्लाई करते हैं तो कौन मूवमेंट करते हैं? डीपी पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। लेकिन जब हम क्या करें, करंट आपने अप्लाई कर रखा है और इफ एनी हाउ वी कैन prevent the motion of colloidal particles, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपने किसी भी तरीके से यदि कोलोइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट को डीपी पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया, देन द डीएम पार्टिकल्स आर मूवमेंट टुवर्ड्स द एनी अपोजिट चार्ज कोलोइड। तो फिर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डीएम पार्टिकल्स भी मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नहीं समझ में आया? दोनों के दोनों होने कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होने हैं। इनिशियली सेटअप में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डीपी पार्टिकल्स मूवमेंट करेगा, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, लेकिन हमने क्या किया? किसी भी तरीके से कोई ऐसा प्रोसीजर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्रोसीजर जिससे डीपी पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दिया, तो फिर क्या होते हैं? डीएम पार्टिकल्स, डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहलाता है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, ये आज मैंने एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और दो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। चार्ज और चार्ज के बिहाफ पे हमने इसको भी बताया कि वो डीपी पार्टिकल्स मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रिक पार्टिकल। दोनों पे क्वेश्चन आए हुआ है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। गुड लक।